आई एम हरीश कुमार और हम यहाँ पे फिज़िक्स विद हरीश कुमार के जो लेक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके अच्छा, इससे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया। आज के बाद जो है सेकंड पोर्शन इसका शुरू हम करेंगे, दैट वुड बी द वेव मोशन। ठीक है, अच्छा वेव होती क्या है, किस तरह से पैदा होती है, और आज के इस लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन में बुनियादी फ़र्क है क्या, वेव मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बेसिक डिफरेंस है ना वो है क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले बुनियादी कॉन्सेप्ट वेव का कि द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड एज वेव। ठीक है, अच्छा किसी भी मीडियम को आप डिस्टर्ब करें तो उसमें एनर्जी ट्रेवल होती है एक से दूसरी जगह पे, और ये आप सिंपली कह सकते हैं दैट इज द वेव। ये आपका वेव मोशन है जो कि एनर्जी कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह तक, आप सिंपली इस तरह से कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ से शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक सरफेस है और इस सरफेस पे मैंने क्या किया है कि कोई भी एक रोप समझ लें, ठीक है, ये इस तरह से अटैच्ड है। इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी यही है जो कि यहाँ पे असाइंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको पकड़ के थोड़ा शेक करते हैं। अच्छा, जैसे आप शेक करेंगे ना तो इनिशियली क्या होता है कि एक पल्स प्रोड्यूस्ड होगी, जहाँ पे आपने शेक किया या जिस जगह पे आपने शेक किया है वहाँ पे एक पल्स इस तरह से जनरेट होगी। ये पल्स है जो कि यहाँ पे पैदा हुई, इसको हम बोलेंगे वेव पल्स। अच्छा, जैसे ऐसे करेंगे ना तो वेव पल्स बनी। अच्छा, ये वेव पल्स आगे ट्रेवल होगी थोड़ी देर के बाद। ये है फॉर एग्जांपल इनिशियली t इज इक्वल टू 0, एक पर्टिकुलर जगह पे ये वेव पल्स इस तरह से थी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद देखेंगे ना तो यही वेव पल्स आप कह सकते हैं कि थोड़ा आगे की तरफ ट्रेवल होगी इस तरह से। अच्छा, कुछ इस तरह से ये वेव पल्स थोड़ा आगे गई, और थोड़ी देर के लिए देखेंगे तो यही वेव पल्स है, थोड़ा और आगे ट्रेवल होगी। तो यूं हम सिंपली कह सकते हैं कि वेव पल्स जो है वो ट्रेवल हो गई। t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे थी, फिर t इज इक्वल टू 1 पे थी, t इज इक्वल टू 2 पे थी, x वैल्यू इस तरह से ये वेव पल्स आगे जनरेट होती है। अच्छा, इस जगह से लगकर यहाँ से जैसे ये कोलाइड होगी ना, यहाँ से जैसे स्ट्राइक करेगी ना, इंसिडेंट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, जो रिफ्लेक्शन पोर्शन इसका बनेगा ना वो 100% इसके उल्टे पोर्शन से बनेगा ना। तो यूं हम सिंपली कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस आपने पैदा की इन द फॉर्म के आपने ये पल्स पैदा की है बाय मींस ऑफ शेकिंग द स्ट्रिंग। जो रोप है या स्ट्रिंग है उसको आपने शेक करा, तो इस तरह की आप सिंपली कह सकते हैं कि वेव पल्स इस तरह से पैदा होंगी, और ये एनर्जी कैरी करती है। इस जगह पे आपने पल्स पैदा की ना, मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आपने पल्स प्रोड्यूस की। समझ लेंगे पॉइंट ए। अच्छा, ये आगे एनर्जी ट्रेवल करा रही है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, फिर आगे तक गई। तो यूँ आप सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी को ये कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। और इस मीडियम को, जो मीडियम है वो कौन सा है, रोप है या आप समझ लें स्ट्रिंग है, उसको जैसे आपने डिस्टर्ब किया तो डिस्टर्बेंस आगे प्रोपेगेट हुई, डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल हुई, और ये जो डिस्टर्बेंस किसी भी मीडियम में प्रोड्यूस्ड हुई है दैट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड एज वेव। तो हम वेव को जो डिफाइन करेंगे ना वो यही करते हैं कि द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। आप सिंपली कह सकते हैं ये बुनियादी तौर पे इस तरह से वेव है। अच्छा, ये छोटी सी पल्स की कहानी, ये पल्स है जो कि आपने इस तरह से आगे ट्रेवल कराई। अब लाजमी नहीं है कि ये पल्स ही ट्रेवल हो जब आप शेक करते हो तो, ठीक है, ये पल्स जो है एक वेव की सूरत में इस तरह से भी जा सकती है। तो फिर हम बात करेंगे कि ये कंप्लीट एक वेव है। छोटा सा पोर्शन जो आपने वेव का लिया ना, ये थी वेव पल्स, पर इट मे प्रोपेगेट फर्दर टू वन टू अनदर पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ वेव। ठीक है, तो भाई मीडियम को आप डिस्टर्ब करें तो इस तरह से एनर्जी ट्रेवल होती है एक से दूसरी जगह पे। तो यूं आप सिंपली कह सकते हैं कि वेव प्रोपेगेट हुई। आप वेव को कह सकते हैं कि वेव समथिंग लाइक एनर्जी है ना, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्टर्बेंस की सूरत में आप ट्रेवल कराते हो। आप यूं भी कह सकते हैं कि वेव मोमेंटम कैरी करती है एक से दूसरी जगह पे, या आप यूं भी कह सकते हैं कि वेव एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब पावर एक से दूसरी जगह पे प्रोपेगेट कराता है। ठीक है, तो ये है एक सिंपल कॉन्सेप्ट वेव का। अच्छा, अब इसको थोड़ा हम देखना चाहते हैं
कि इसमें हो क्या रहा है असल में, ठीक है। अच्छा, जब ये स्ट्रिंग ऐसे था ना, ये स्ट्रिंग जब इस तरह से था, तो हम कुछ पार्टिकल की बात करते हैं जो कि पार्टिकल यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पार्टिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं इस तरह से, ठीक है। ये वो हैं जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। अब जरा देखें, जैसे आपने शेक किया था ना, तो ऐसा नहीं है कि ये सारे पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे हैं। देखें भाई, ये वाले जो पार्टिकल है, मिसाल के तौर पे ये वाला पार्टिकल यहीं पे है, पर ये पार्टिकल थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, ये वाला पार्टिकल इसी तरह से डिस्प्लेस्ड हुआ है यहाँ तक, ये वाला पार्टिकल भी यूँ डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो पता है क्या होता है, पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होते हैं अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, या हम कह सकते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। अच्छा, पर ये पार्टिकल आगे ट्रेवल नहीं होते, वो एनर्जी ट्रेवल कराते हैं, वो एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं एक से दूसरी जगह पे। जिस तरह से प्रोपेगेशन होती है या जो डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, उस तरह से वो एनर्जी आगे पास करते हैं, खुद नहीं जाते। दे ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, उसी जगह पे वो ऑसिलेशन करते हैं। आप कह सकते हैं कि वेव में जो पल्स के पार्टिकल्स है ना, वो आप सिंपली कह सकते हैं कि यूं इस तरह से ऑसिलेट करते हैं, वो आगे की तरफ नहीं जाते। ओनली एनर्जी ट्रेवल टू द लॉन्गर डिस्टेंस, पर ये पार्टिकल आगे की तरफ इस तरह से नहीं जाते। अच्छा, इससे हटकर एक और बात हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी कहानी, पानी की हम बात करते हैं ना, साइलेंस वाटर। अच्छा, पानी है, आप क्या करें, उसमें कोई भी पत्थर या इस तरह से डिस्टर्बेंस है, जैसे आप मीडियम को डिस्टर्ब करेंगे बाय मीन्स ऑफ स्टोन या समथिंग लाइक दैट, या रिपल टैंक की मिसाल ले लें, तो यूँ होता है कि वाटर वेव जनरेट होती है ना। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे पानी में पत्थर आप गिरा रहे हैं ना, वहाँ पे इस तरह से कोई सारा का सारा जो पानी है वो इस तरह से बाहर की तरफ जाएगा टू द शोर, या जो उनके बाउंड्रीज हैं वहाँ तक, और बीच में कोई अमाउंट ऑफ वाटर नहीं रहता, ऐसा नहीं है। देखिए, वहीं पे ऑसिलेशंस होती हैं ना वाटर मॉलिक्यूल की ऑसिलेशन वहीं पे होती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वेव में पार्टिकल आगे प्रोपेगेट नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी जो है या जो डिस्टर्बेंस आपने दी है ना, वो आगे की तरफ ट्रेवल हो जाती है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो आप कह सकते हैं कि पार्टिकल जरूर ऑसिलेट करते हैं, पर उनकी जो एनर्जी है ना, वो आगे इस तरह से प्रोपेगेट होती है। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इन पार्टिकल की जो पोजीशन है वो कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगी। तो देखें भाई, इसमें जो बुनियादी पैरामीटर हैं जिस पे डिपेंडेंस इनकी जो बनती है ना, वो है असल में दो चीज़ें, मतलब इनके जो डोमेन है वो दो हैं। ये जो वेव डिस्टर्बेंस है या जो डिस्टर्बेंस मीडियम में होती है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अच्छा, कौन से दो पैरामीटर हैं? मिसाल की तौर पे चलो देखते हैं इसको। मिसाल की तौर पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मीटर है, एक मिसाल लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ से कुछ ना कुछ होगी, लाइक वी जनरली कैन से कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये वो पार्टिकल है जो 2 सेंटीमीटर यहाँ से है, सही है। अच्छा, अब इस पार्टिकल की पोजीशन x पे डिपेंड करती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कि उस मीडियम में कौन से पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, उसके पोजीशन की बात कर रहे हो आप, पहली बात ये। अच्छा, जो दूसरी चीज है ना वो इंपॉर्टेंट, वो ये कि ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइम पे। मिसाल की तौर पे आपसे पूछा जाए कि भाई जब हमने रोप को इस तरह से शेक किया था, तो 2 सेंटीमीटर की जगह पे जो पार्टिकल मौजूद है उसका बिहेवियर कैसा है। तो इसका पता क्या है कि 2 सेंटीमीटर का मतलब है एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से आप 2 सेंटीमीटर जाएं। अच्छा, फिर आप एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी बात करें ना, क्योंकि हर मुख्तलिफ टाइम इंटरवल पे उसमें मुख्तलिफ ऑसिलेशंस हैं। जैसा कि देखें जरा, t इज इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल इंस्टेंट पे अगर देखा जाए तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे है, पर अगला जो इंस्टेंट है ना उस पे अगर देखा जाए तो देखें ये वाला पार्टिकल, यही 2 सेंटीमीटर वाला पार्टिकल अब किसी और टाइम पे किसी और लोकेशन पे है। उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है या उसका जो ऑसिलेशन है या उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होता है, एम्पलीट्यूड कवर किया होता है, व्हाटएवर सो, वो अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टर्बेंस कैरी कराते हैं ना आप एक जगह से दूसरी जगह पे, ये डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ पार्टिकल पे,
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो देखें भाई, वेव में पार्टिकल प्रोपेगेट नहीं होते, पार्टिकल की ऑसिलेशन होती है, नो डाउट ऑसिलेशन होती है, और ये ऑसिलेशन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, पोजीशन एंड टाइम इंटरवल। जो इंस्टेंट है ना, दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। आप यूं कह सकते हैं कि इनका जो एक्स और टी है ना, वो इस तरह से रिलेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि जो ऑसिलेशन इनकी हो रही है ना इस तरह से वाई एक्सिस पे, या यूं कह देंगे भाई जो भी डिस्टर्बेंस है आपकी, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो डिपेंड करती है एक्स पे, और दूसरा ये डिपेंड करती है टाइम टी पे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात आप सिंपली कह सकते हैं कि वेव में। अच्छा, भला ये मोशन जो है, ये जो वेव मोशन है जिसमें आपने डिस्टर्बेंस को एक से दूसरी जगह पे ट्रेवल कराया, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं? तो इसका जवाब बड़ा सादा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब हम इसको मैथमेटिकली भी डील करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये कैसे नहीं है। अच्छा, इसके काफ़ी सारी रीजन देखें। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल होता है जो कि मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल हैं जो मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। आप कह सकते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल या मैनी पार्टिकल्स, उनका जो सेट बनता है ना, वो एक्सप्रेस करता है किसी भी वेव को। तो यूं आप कह सकते हो कि वेव मोशन एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। एक पार्टिकल की मोशन अलग है, और हजारों के पार्टिकल जब साइमल्टेनियसली या एक दूसरे के हिसाब से इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हो, दैट इज समथिंग लाइक कि वो मुख्तलिफ है ना। अच्छा, थोड़ा इसको कंपेयर हम करते हैं ना। अच्छा, अब देखते हैं इसको वेव वाले पोर्शन को मैं कंटिन्यू करता हूं, पर सबसे पहले हम एसएचएम के बिहेवियर को जरा देखते हैं, दोबारा से देखें। अच्छा, एसएचएम में होता क्या था ना, इसको मैथमेटिकली हम देख लेते हैं। एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम को जरा देखें, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो ऑसिलेटर होगा ना, इसको जरा देखें। अच्छा, तो ये थोड़ा देखेंगे ना आप इधर, यहाँ से मैं मिसाल की तौर पे बात करता हूँ कि मीन पोजीशन से एक पार्टिकल है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट कर रहा है। ये मीन पोजीशन है ना, फिर ऐसे जाएगा इस तरह से एक्सट्रीम की तरफ। अच्छा, फिर ये वापस आएगा इस तरह से, इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन को मिस करता है, एक और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये जाएगा, दोबारा से आप सिंपली कह सकते हैं ये वापस आएगा अपनी ओरिजिनल जगह पे, और यूं इसमें इस तरह से ऑसिलेशन होती रहती है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि मीन पोजीशन से। अच्छा, देखें, इनिशियली आप इसको देखें जरा, इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें कि शुरुआती पोजीशन में ना थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक साइकिल हुआ है ना, एक साइकिल का जो इनिशियल इंस्टेंट होता है वो थीटा इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। तो 0 डिग्री पे 0 डिस्प्लेसमेंट है, एम्पलीट्यूड है। अच्छा, 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, फिर 180 पे दोबारा से 0 है, 270 पे मैक्सिमम नेगेटिव है, और 360, मतलब जैसे ये साइकिल कंप्लीट होता है तो यूं आप कह सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड दोबारा से, या जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है ना, दोबारा से 0। अच्छा, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट जो कवर्ड होता है, पहले हम ये बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका, किसका, ऑफ एनी एसएचएम बेस्ड ऑसिलेटर, या जो ऑसिलेशन करता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन के हिसाब से, वो आप यूं लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू रीजन, एक्स नॉट लिखें या ए लिखें, एम्पलीट्यूड में हम ए भी लिख सकते हैं, इंटू साइन ओमेगा टी, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स नॉट इंटू साइन 2 पाई एफ टी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। देखें, जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कौन सी जगह पे कैसे होगा, जस्ट आप थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपको इस तरह से वो पर्टिकुलर पोजीशन या पर्टिकुलर जगह आपको इस तरह से मिलती जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये है इसकी एक सिंपल सी कहानी, जो कि हम किसी भी एक पार्टिकल के ऑसिलेशन की बात करते हैं। चले, इसी को अगर थोड़ा देखा जाए कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो जरा देखें, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी वाला कह दो ऑफ ऑसिलेटर किसी भी जगह पे क्या होगी, तो बड़ी सादी सी बात है, आप इसके डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये सारी कहानी टाइम पे डिपेंड करती है ना।
आप सिंपली इस तरह से कह सकते थे कि यही वाला जो ऑसिलेटर ना इस तरह से बिहेव करता है ना, लाइक दैट, थीटा इज इक्वल टू 0 अप टू 360। देखें इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल इस तरह से मैंने शो किया फ्रॉम द मीन पोजीशन की अगर हम बात करें तो। अच्छा, वेलोसिटी हम कैसे शो करेंगे इसको? आप इसका रेट ऑफ चेंज करो, रेट ऑफ चेंज, मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज के काफ़ी सारे नाम हैं। रेट ऑफ चेंज को आप डेरिवेटिव भी कह सकते हो, आप इनको इन द फॉर्म के आप इनका टेंजेंट भी ले सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, या फिर आप इसका स्लोप निकाल दें, जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आप करते हैं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब आप इनके डेरिवेटिव निकालें, डिफरेंशिएट निकालें। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि इसका डेरिवेटिव या किस तरह से होगा। एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि रेट ऑफ चेंज मतलब d अपॉन dt, डेल्टा अपॉन dt ऑफ एनी साइन फंक्शन, जो भी साइन थीटा होता है ना उसका डेरिवेटिव जो इस तरह से बनेगा दैट वुड बी कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, किसी भी डेरिवेटिव की अगर बात करें इस तरह से, साइन थीटा का इस तरह से बनेगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि d अपॉन डी थीटा मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं करूं तो इस तरह से बनेगा। लेकिन यही बात, यही प्रॉपर्टी हम इस तरह से लिखें, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव अगर निकालें तो पता क्या होगा? साइन का अपना डेरिवेटिव क्या बनता है, मतलब किसी भी साइन का रेट ऑफ चेंज क्या बनेगा? साइन का वही रेट ऑफ चेंज बनता है कॉस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉस, जैसा कि यहाँ पे था। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऊपर खाली थीटा था ना, तो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे आप 1 लिखें या ना लिखें डज नॉट मैटर। पर यहाँ पे अगर देखा जाए ना, d अपॉन डी थीटा मतलब जो इनका डेरिवेटिव है ना वो आप यहाँ पे थीटा के हिसाब से नहीं ले रहे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t ले रहे। अगर टाइम t ले रहे हैं तो पता क्या करेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज करो जो कि ये बनता है बाय यूजिंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इसका दोबारा से हम लेते हैं, अंदर जो इसका अपना डोमेन होता है ना उसका दोबारा से हम डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा, ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा ही बनेगा, तो यूं आप कह सकते हैं कि इस पूरी एक्सप्रेशन का जो डेरिवेटिव है वो बनेगा ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव ये बना। अब ओमेगा डी का डेरिवेटिव खाली बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा ही बनेगा। ऊपर हमने क्यों नहीं लिखा बार थीटा, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ 1 बनता, ठीक है ना। अच्छा, तो जरा देखें जरा, मैंने क्या करना है, वेलोसिटी लेनी है, तो मैं क्या करूंगा, आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, इस तरह से लिखें। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी आप इसको भी लिखो, एक्स नॉट आपका वही, साइन ओमेगा टी आपका इस तरह से वही, ठीक है ना। अब देखें, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ये कहलाती है वेलोसिटी। अच्छा, ये आपका x नॉट वही है, कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हम इस तरह से नहीं लेते क्योंकि इसमें कोई चीज़ शामिल नहीं है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दें। अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, ये सामने आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बनता है कोई ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी। तो यूं आप कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर जो मीन पोजीशन से होता है ना वो इस तरह से शो किया जाता है, ये है वेलोसिटी इसकी। अच्छा, अब इसकी एक्सेलरेशन कहाँ होगी या इसकी एक्सेलरेशन का क्या कैलकुलेशन है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटर, इसकी एक्सेलरेशन क्या बनेगी आप ये देखें। अब देखें एक्सेलरेशन क्या होती है बाय डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसा कि डिस्प्लेसमेंट को रेट ऑफ चेंज किया ना आपको वेलोसिटी मिली, अब वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोबारा से एक्सेलरेशन मिलेगी। तो यूं आपने क्या करना है, इसका जो वेलोसिटी आपको मिली थी ना इंस्टेंटेनियस, ये वैल्यू या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है इसका दोबारा से रेट ऑफ चेंज करो। इसका मतलब यूं बना कि आप इनका डेरिवेटिव निकालें। अच्छा, मतलब इनका रेट ऑफ चेंज करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ राइट हैंड साइड पे भी रेट ऑफ चेंज ऑफ ये सारा जो टर्म है इसका रेट ऑफ चेंज करो, ओमेगा आपका वही बना कॉस ओमेगा टी, इस तरह से यही बना। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, एक्स नॉट इंटू ओमेगा जो कांस्टेंट है ना, इनको तो फिलहाल आप बाहर लिख सकते हैं यूं इस तरह से। अब इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा इसको जरा देखते हैं। अगेन वी विल यूज मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा देखें भाई, डी अपॉन डी टी, कॉस थीटा जो होता है ना उसका डेरिवेटिव बनता है माइनस साइन थीटा बाय यूजिंग दैट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे साइन का कॉस बना था, पर कॉस का बनेगा माइनस साइन थीटा।
ठीक है ना। अच्छा बिल्कुल, अच्छा ये है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम इसको ले आना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर हम पता है क्या करेंगे, कॉस क्या बनता है माइनस साइन थीटा, वही बनेगा। फिर हम अंदर जो उसका डोमेन है ना, उसका भी अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा, ओमेगा बनेगा, तो आप यहाँ पे ओमेगा लिख सकते हैं। अब देखें जरा, इसका कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बना, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यूं बना माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, हम यहाँ पे लिखें। अब जरा देखो, माइनस बाहर निकालें, एक्स नॉट आपका वही है, ओमेगा इंटू ओमेगा बनेगा ओमेगा स्क्वायर, बाकी साइन ओमेगा टी आपका वही मिला। तो यूं आप कह सकते हैं ये इसकी एक्सेलरेशन। अब जरा देखें इन चीजों को, मतलब ये जो तीन है ना, ये सारी चीजें हम वेव में भी इस्तेमाल करेंगे, उसलिए मैं डिस्कस करा रहा हूं कि लेट्स कंपेयर कि क्या वेव एसएचएम है या नहीं है। इसका जवाब थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, पर थोड़ा इन चीजों को हम मैथमेटिकली वेरीफाई करना चाहते हैं। जरा देखें, पहले हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है या एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी अगेन वी कैन से, और यहाँ पे जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एक्चुअली। अब जरा देखते हैं इसको, हम ये देखना चाहते हैं थीटा इज इक्वल टू 0, जो कि लास्ट लेक्चर्स में आपने पढ़ा हुआ है मीन पोजीशन पे। ये बताएं कि मीन पोजीशन पे ऑसिलेटर की या किसी भी चीज की जो वेलोसिटी होगी इस तरह से, वो क्या बनेगी, या डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, या इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, आपने थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करना है और देखें जो जवाब है आपका। तो जरा देखें इधर, अच्छा डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे इसका क्या होगा, यू कैन यूज दिस इक्वेशन, इंस्टेंटेनियस वाली जो इक्वेशन है ना, एक्स नॉट इंटू साइन थीटा, एक्स नॉट साइन 0 रखें ना यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0, तो देखें आपको मिलेगा 0। अच्छा यही रीजन है कि हम बोलते हैं कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का बनता है ना, दैट वुड बी 0। अच्छा बिल्कुल इसी तरह से आप इसकी वेलोसिटी को जरा चेक कर लो, वेलोसिटी वाला जनरल फार्मूला एक्स नॉट इंटू ओमेगा आपका वही है। अब यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस 0 रखो, तो एक्स नॉट इंटू ओमेगा वही है, कॉस 0 1 होता है, तो यूं हम कह सकते हैं कि एक्स नॉट इंटू ओमेगा इसकी वेलोसिटी होती है। और ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि इसकी वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। अब जरा एक और बात, एक्सेलरेशन को जरा देखें, एक्सेलरेशन किसकी किस तरह से बनेगी, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की इक्वेशन इस्तेमाल करें जो आपने लिखी है ना, एक्सेलरेशन होती है माइनस एक्स नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, दोबारा से साइन 0 बनेगा 0, तो यूं आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0। देखें ना यार, सारी कंडीशन इसकी वेरीफाई हो रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिकली ऑसिलेटर को हम जो लिखते हैं इस तरह से, वो रेट ऑफ चेंज करके लिखते हैं, उसके जो मुख्तलिफ पैरामीटर हैं, किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी इस तरह से ये लिख सकते हैं। अच्छा तो ये सारी कहानी है मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से एसएचएम बेस्ड ऑसिलेटर की जनरल जो है ना वो इस तरह से होगी। अब लाजमी नहीं है कि आप ऑसिलेटर को मीन पोजीशन से लें, मिसाल के तौर पे आप किसी और जगह पे ले सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन से ले सकते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन भी लाजमी नहीं है, यू कैन हैव इन द मिड ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, यहां से भी ऑसिलेशन की बात आप कर सकते हो। तो यहां पे हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब जरा इसको देखते हैं, थोड़ा देखें इधर, मिसाल के तौर पे एक ऑसिलेटर है, उसके जो एक साइकिल का बिहेवियर है वो हम मीन पोजीशन से नहीं लेना चाहते, हम इवन 90 डिग्री पे भी नहीं लेना चाहते, 180 है, 270 है या 360 है एंड सो ऑन ना, इस तरह से। अच्छा थोड़ा इसको देखेंगे ना यहाँ पे ऐसे, मिसाल के तौर पे ये बनेगा ना 45। मिसाल की तौर पे हम जो साइकिल लेना चाहते हैं, हम ऑसिलेशन का जो साइकिल लेना चाहते हैं ना, वो हम लेना चाहते हैं फ्रॉम एन एंगल इन दिस वे, कि इसकी जो एंगल है जिस यहाँ पे ले जाना चाहते हैं वो है 45। मुझे बताओ कि यहाँ से लेकर 1 साइकिल हम कैसे काउंट करेंगे या कहाँ तक होगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एक साइकिल का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा, ये बनेगा इसका एक साइकिल, ठीक है ना। अच्छा इसको आप किस तरह से शो करेंगे, मतलब ये जो आपने वेव बनाई है ना,
इसको हम किस तरह से शो करेंगे, ठीक है, इसकी जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी। तो देखिए जरा, ये जो पॉइंट आप वन साइकिल की ले रहे हो ना, वो 0 डिग्री पे नहीं है, ये 45 डिग्री पे है। तो पार्टिकल जो ऑसिलेट करता है उसको आप कहां से काउंट कर रहे हो, फ्रॉम एन एंगल ऑफ 45। हम इसको मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे कि भाई ये फंक्शन कौन सा है, ये वेव कौन सी है, साइन वेव है। तो हम इसको लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने लिखा था साइन इंटू थीटा या साइन इंटू ओमेगा टी, व्हाटएवर सो जो आप लिखते हैं इस तरह से ये लिखेंगे। पर जो दूसरी अहम बात है वो ये कि आप इसको फेज देंगे। अच्छा, फेज का मतलब है फर्क, डिफरेंस। अच्छा, कहां से ये आप इसकी पोजीशन लेना चाह रहे हैं, आप इसकी पोजीशन ले जाना चाह रहे हैं 45 डिग्री से, मतलब 0 नहीं। अगर 0 पे लेते हैं ना तो जो प्रीवियसली मैंने एक्सप्रेशन लिखी है वो इस तरह से होगी। अब ये 0 नहीं है, 0 प्लस है, मतलब 0 के बाद वाली एंगल से आप पार्टिकल की पोजीशन का बिहेवियर मालूम करना चाह रहे हो। या ये पार्टिकल जब 45 डिग्री पे था यहां से, तो आप यहां से एक साइकिल की बात करना चाह रहे हो ना, तो हम इसको लिखेंगे पता है कैसे, ओमेगा टी आपका वही, क्योंकि साइनोसोइडल बिहेवियर इसका। पर हम बात इसकी करना चाह रहे हैं विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो आप यूं कह सकते हैं कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज π/4। हम इसको यूं लिखेंगे ना, x0 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस π/4। ये π/4 क्या है इसकी, इसका फेज एंगल है। अच्छा, अब ये एक एक्सप्रेशन है। एक एमसीक्यूज इस तरह से है कि भाई एक पार्टिकल है जो ऑसिलेट कर रहा है और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है। सवाल मेरा ये है कि वेयर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर इज सेड टू बी मैक्सिमम। क्योंकि हम जो एक साइकिल लेना चाह रहे हैं ना वो यहां से ले जाना है ना, हम इसका जो एक साइकिल ले जाना चाह रहे हैं, अगर एक साइकिल के हिसाब से मैं रिप्रेजेंटेशन दोबारा लिखूं तो तकरीबन यहां कहां बनेगी इस तरह से ना, ये वन साइकिल जो है ये वाला, ये जो वन साइकिल है हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला जो वन साइकिल है ना, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी ये आपसे पूछा गया है। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, क्योंकि ये तो उसकी अपनी रिप्रेजेंटेशन है, हम इसकी फेज 45 पे चेक करना चाहते हैं कि व्हाट वुड बी या वेयर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वुड बी मैक्सिमम, हम ये चेक करना चाहते हैं। चलो ठीक है, बड़ी सादी सी बात। इसके इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यही है, क्योंकि साइनोसोइडल वेव है लेकिन ये ओरिजिन पे स्टार्टेड नहीं है, ओरिजिन के बाद 45 डिग्री से है, तो प्लस 45 या π/4 रेडियन आपने लिखा। मैंने ये यहाँ पे मालूम करना है कि वेयर वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम। तो देखें, सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी चेक तो करें कि इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा। पहले हम वो देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, पहले हम ये चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप डिस्प्लेसमेंट को रेट ऑफ चेंज करो या डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालो, आपको वेलोसिटी मिलेगी। ये बात है अहम कि डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव निकालें, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अच्छा, इसका डेरिवेटिव निकालें, मतलब इसको रेट ऑफ चेंज करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये निकालें पहले ना। अच्छा, d/dt इस सारी एक्सप्रेशन का जो आपने लिखी है ओमेगा टी प्लस π/4। अब जरा देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बनती है, वेलोसिटी है ना, इसको लिखें वेलोसिटी। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालें ना इस तरह से। अब जरा आगे देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या बनता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि साइन का डेरिवेटिव बनेगा कॉस, तो यहां पे बात होगी कि भाई साइन का डेरिवेटिव बनेगा कॉस थीटा, मतलब जो कॉस का अपना डोमेन होता है उस तरह से। तो हम ये सारी एक्सप्रेशन लिखेंगे इस तरह से, जो भी है ये सारा कुछ हम लिखेंगे इस तरह से। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, जो साइन का डोमेन है ना उसका अलग से डेरिवेटिव निकालेंगे। अब देखें, डोमेन में क्या ओमेगा टी प्लस π/4 है ना। अब π/4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, पर ओमेगा टी का डेरिवेटिव बनेगा ओमेगा, वो ओमेगा आपने बाहर लिखना होगा। तो यूं इसका डेरिवेटिव ये बना, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो हमें यहां से मिल गई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको यहां से मिल गई, ये है वेलोसिटी। अब सवाल पे हम आते हैं कि भाई कौन सी वो एंगल है। सवाल को जरा देखें, ये है क्वेश्चन ना, ये एमसीक्यू था कि वो कौन सी जगह है जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी।
अच्छा कौन सी जगह है, मतलब इंस्टेंट कौन सा? अच्छा वो इंस्टेंट किस तरह से, आप थीटा के हिसाब से बात कर रहे हैं कि वो कौन सी जगह है जहां पे वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। तो जरा देखें पहले वेलोसिटी की एक्सप्रेशन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मुताबिक है, कॉस थीटा के मुताबिक है। अच्छा हमेशा ये कॉस थीटा नहीं होता, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ऑसिलेटर का बिहेवियर आप किस तरह से ले रहे हैं ना, इस तरह से। जरा देखो एक्स नॉट ओमेगा ये सारा कुछ ना। अब देखें ये एक्सप्रेशन जब मैक्सिमम होगी, मतलब ये सारा फार्मूला जब मैक्सिमम होगा तब हम बात करेंगे कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अब देखें एक्स नॉट इंटू ओमेगा ये तो कांस्टेंट है इस तरह से। कोसाइन थीटा में हम यहां पे क्या रखें, मतलब यही एक्सप्रेशन है ना, दोबारा देखें यही जो एक्सप्रेशन है कॉस इंटू ये थीटा वाट एवर सो प्लस पाई अपॉन, मैं थीटा की जगह क्या रखूं कि मेरा ये फार्मूला मैक्सिमम बने। तो जरा देखो कौन सी वो एंगल है जहां पे कोसाइन थीटा मैक्सिमम होता है, तो भाई वो है 0 डिग्री, cos 0 1 होता है ना, cos 0 1 होता है इस तरह से। अच्छा अब जरा देखें मैंने क्या करना है, यहां पे 0 रखना है क्योंकि इफ cos 0 इज इक्वल टू 1, मतलब यहां पे 0 डिग्री अगर हो तो फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है ये वाली ना आपकी, वो मैक्सिमम बनेगी। मतलब ये सारी की सारी एक्सप्रेशन आपकी क्या होनी चाहिए, यहां पे मैंने क्या रखना पड़ेगा, ये सारा कुछ जो है ना कॉस के आगे जो कुछ भी है ये सारा का सारा अगर आपका 0 होगा ना तो फिर हम बात करेंगे कि cos 0 1 होगा और cos 0 1 मतलब मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की जगह मैं क्या रखूं, फिर पाई अपॉन 4 को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो पाई अपॉन 4 बनेगा आपका यहां से माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस पाई अपॉन 4 डिग्री पे या माइनस पाई अपॉन 4 रेडियन पे आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर मैक्सिमम होगी। अच्छा माइनस पाई अपॉन 4 पे आप कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा इसी तरह से अगर बात की जाती कि भाई ये एक्सप्रेशन है, बताएं इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे है, बड़ी सादी सी बात, आपने वेलोसिटी निकाली नहीं जैसे इस तरह से इसका और डेरिवेटिव निकालें वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन मिलेगी, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन अप्लाई करें कि कौन एक्सप्रेशन मैक्सिमम कौन सी जगह पे होगी, तो यूं आपको वो वेलोसिटी एक्सेलरेशन इस तरह से मैक्सिमम मिल जाएंगी। तो देखिए भाई ये जो सिनेरियो आपके सामने मैंने रखा, इस सारी कहानी में जो अहम है वो ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल का बिहेवियर है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t है, मतलब यहाँ पे जो बिहेवियर ऑफ पार्टिकल है ना वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t है, मतलब पार्टिकल की पोजीशन मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ है। यहाँ पे इंस्टेंट जो हम लेते हैं ना इस तरह से, वो विथ रिस्पेक्ट टू आप डोमेन जो लेते हो ना इस तरह से, वो आपका टाइम t है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल की मोशन या पार्टिकल का बिहेवियर किस चीज का फंक्शन होता है, टाइम t का फंक्शन होता है। लेकिन अब दोबारा से इधर देखें, लेकिन वेव में ऐसा नहीं होता था ना। देखें ये है बुनियादी फर्क, SHM के पार्टिकल का बिहेवियर मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट की बात करो, उसके वेलोसिटी की बात करो, उसके एक्सेलरेशन की बात करो, सारा कुछ डिपेंड किस पे करता है, थीटा पे करता है, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे दो चीजें, ये ना सिर्फ टाइम t पे डिपेंड करता है पर साथ साथ आप सिंपली कह सकते हैं कि पोजीशन पे भी डिपेंड करता है जो कि x है। मतलब जो बुनियादी फर्क है किसी भी SHM और वेव में वो ये है, जरा देखें इधर, मैं दोबारा से इसको लिखना चाहता हूं, लिसन। अच्छा जो SHM बेस्ड ऑसिलेटर होता है ना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, भला यूं समझ लें, उसका जो रिप्रेजेंटेशन है या उसको मैथमेटिकल जो हम एनालिसिस लेते हैं ना वो लेते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम t। उसका जो फंक्शन होता है ना उसका डोमेन होता है टाइम t। यहां पे मतलब वेव में ऐसा नहीं है, वेव में दो चीजें, पार्टिकल कौन सा, पहले हमें ये बताएंगे पार्टिकल कौन सा मतलब उसकी लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और फिर हम ये बात करेंगे कितने वक्त पे, मतलब कौन से टाइम पे आप बात कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि वेव में जो डिस्टर्बेंस होती है ना इस तरह से, एनर्जी जो ट्रेवल होती है या पार्टिकल का जो बिहेवियर है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक पे नहीं, ये दो चीजों का फंक्शन है। आप कह सकते हैं कि इनकी डोमेन x भी है, इसका
टी भी है। ये है एक बेसिक डिफरेंस या बुनियादी फर्क जो आप किसी वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस्ड ऑसिलेटर के बीच में निकालते हो। तो देखें, वेव इज समथिंग एल्स, ऑसिलेटर एक अलग चीज है। आप किसी भी तरह से वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन को नहीं कह सकते कि चीज है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक पार्टिकल होता है, एक ऑसिलेटर होता है। वेव में ऐसा नहीं होता। थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल की जो एनालिसिस है वो मिलती है ना, जब भी हम कह सकते हैं कि एनर्जी आगे ट्रेवल होती है। एक पार्टिकल एक से दूसरी जगह पे एनर्जी ट्रेवल नहीं कर सकता इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव में बहुत सारे पार्टिकल हैं जो एक दूसरे को एनर्जी देते हैं, तो डिस्टर्बेंस आगे तक ट्रेवल होती है। तो यह है एक बुनियादी फर्क जिसमें आप बोलते हैं कि ऑसिलेटर में या एसएचएम में जो आपका मेन डोमेन टाइम है सिंपल, और किसी भी वेव का जो बिहेवियर है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी नहीं है, ओनली टाइम टी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स है। ठीक है, तो यह है एक बुनियादी फर्क वेव और किसी भी पर्टिकुलर ऑसिलेटर में। अब हमें जो क्या करना है, हम वेव की तरफ आते हैं कि वेव में बुनियादी होता क्या है। तो थोड़ा इसकी मैथमेटिकल अप्रोच पे हम बात करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं इसको। अच्छा, अब हम इस वेव की एनालिटिकल जो है ना मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पहले हम ये डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन उसके बाद हम करते हैं। ठीक। अच्छा, तो देखें इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वेव पल्स को हम किस तरह से शो करें। देखें ज़रा, यही बात थी जो अभी हमने डिस्कस की कि वेव पल्स की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है। अच्छा, ये है, आप कह सकते हैं इस तरह से एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग, जहाँ पे आपने जैसे शेक किया था ना थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे एक इस तरह से पल्स पैदा हुई थी। अब इस पल्स के हिसाब से हम बात करेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी हम किस तरह से देखें। ठीक है ना। अच्छा, नाउ लिसन, ये आपका वो टाइम है जो कि आप इनिशियल इंस्टेंट लेते हो, जिसको हम बोलते हैं t इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहली बात ये कि t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल इंस्टेंट की आप बात कर रहे हो। और कौन से पार्टिकल की बात कर रहे हो? उस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं जो यहाँ से, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से कितना दूर है, एक पर्टिकुलर जगह पे है, लाइक 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूर है। इस जगह की हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा देखें, इसको हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देंगे, t इज इक्वल टू 0, या इस तरह से हम इसको शो किस तरह से करेंगे। ज़रा देखें, ये जो वेव पल्स है ना, इसका ये वाला पार्टिकल आप कह सकते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे यहाँ पे मौजूद है, ये वाला पार्टिकल, लेकिन इनिशियल इंस्टेंट पे हम बात करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इनिशियल इंस्टेंट पे आप कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्टिकल है ये मैथमेटिकली किस तरह से शो होगा, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी y इज इक्वल टू एफ ऑफ x एंड टाइम t। अब यहाँ पे अगर टाइम 0 है तो हम सिंपली कह सकते हैं इफ t इज इक्वल टू 0, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ x ओनली। ये वाला पार्टिकल आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखें, जैसे आपने शेक किया है ना, तो ये पल्स कहाँ जा रही है, राइट पे जा रही है ना। द पल्स इज एक्चुअली मूविंग टू द राइट। अच्छा, अगर ये राइट पे जाएगी तो जाहिर सी बात है ये पल्स थोड़ी देर के बाद, आप कह सकते हो कि थोड़ी देर के बाद ये पल्स थोड़ा सा, आप कह सकते हैं इस तरह से आगे की तरफ होगी। यहाँ कहाँ होगी, पल्स यूँ जाएगी। अच्छा, जब पल्स इस तरह से जाती है ना, तो ये वाला पार्टिकल जो है x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पे जो था, वो अगले टाइम पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे समझ लें, t इज इक्वल टू 2 पे समझ लें, वॉट एवर सो। अब अगले सेकेंड में वो पार्टिकल एग्जैक्टली इस जगह पे नहीं है, फिर कौन सा पार्टिकल, कोई और पार्टिकल है वहाँ पे जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। ये वाला पार्टिकल कहाँ है, किसी और जगह पे होगा, इस तरह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के हिसाब से अगर बात की जाए ना, ओरिजिन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, तो इफ वेव इज मूविंग टू द राइट इन दिस वे विथ सर्टेन स्पीड, पल्स जो है ना वो किसी न किसी स्पीड के साथ जा रही है, तो अब ये जो पॉइंट P है, मिसाल के तौर पे पॉइंट P हम किसको कहते हैं, पार्टिकल नहीं, पॉइंट P वो है जो कि वेव पल्स का एम्पलीट्यूड वाली जगह है। मतलब वेव पल्स का जो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे जो पार्टिकल मौजूद है उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, पहले ये पार्टिकल कौन सा था, ये वाला था। अब पार्टिकल ये वाला नहीं है, कोई और है। ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी है इस तरह से, डिस्टर्बेंसेस की किस तरह से, और कौन सा या कितना इसको टाइम लगता है। तो ज़रा देखें,
अब मैं ये चाहता हूं कि वेव जा रही है राइट ऑफ द प्लेन में, और अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसको शो करें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखेंगे। तो बड़ी सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, y में x और t दोनों डायमेंशन है, क्योंकि वेव में दोनों होते हैं पैरामीटर इस तरह के। अच्छा, फंक्शन कौन सा जो भी होगा, जैसा कि ये पल्स है ना सिंपली, तो हम लिखते हैं f ऑफ x। अगर यहाँ पे साइन वेव है, कॉस वेव है, टेंजेंट है, वट एवर सो जो भी है, तो उस तरह से हम शो करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब बता गया, ये आप कह सकते हैं x प्लस समथिंग है, x प्लस समथिंग है। कितना समथिंग है, ये पार्टिकल p ने कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है दैट इज s इज इक्वल टू vt। जो सिंपल मैकेनिक्स है वहां से आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हो, s इज इक्वल टू vt। तो यूं आप कह सकते हैं कि वेव की रिप्रेजेंटेशन जो अब होगी ना, दैट वुड बी f ऑफ x प्लस v इंटू टी। आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन ये थी, इसी पार्टिकल p की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये है। ये था इनिशियल इंस्टेंट, ये इनिशियल इंस्टेंट नहीं है, ये आफ्टर सम टाइम t है, क्योंकि वेव इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। तो आफ्टर सम टाइम t इसकी जो पोजीशन होगी वो इस तरह से ये होगी। अच्छा, पहली बात ये, दूसरी बात इस तरह से। अब हम तीसरी बात ये भी करना चाहते हैं कि अगर ये जो वेव है ना, अगर ये वेव लेफ्ट पे जा रही होती, इफ दिस पल्स इज मूविंग टू द लेफ्ट, तो यही पार्टिकल कौन सा वाला, पल्स का वो वाला पार्टिकल जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मौजूद है, या पल्स का वो पार्टिकल जो कि एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पे है। ये देखें जरा, पहले राइट ऑफ द प्लेन में था, लेकिन अब ये लेफ्ट ऑफ द प्लेन में है। अगर ये लेफ्ट ऑफ द प्लेन में है ना इस तरह से, एग्जैक्टली लाइक दैट, तो हम कहेंगे कि ये पार्टिकल P ओरिजिन वाली जगह पे नहीं है, ना कि ओरिजिनल के राइट हैंड पे है, ये ओरिजिन के लेफ्ट प्लेन पे है। कितना लेफ्ट प्लेन पे है, ये डिपेंड करता है कि कितनी वेलोसिटी के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव प्लेन में गया है। तो s इज इक्वल टू vt, अगेन यू यूज द सेम इक्वेशन। हम फिर इसको किस तरह से लिखेंगे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसकी जो बनेगी ना, दैट वुड बी x माइनस vt, ठीक है ना। तो जरा देखें, wave pulse at origin, wave pulse is moving right of the origin and to the left of origin। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी बनेगी। अच्छा, ये है इनके डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन। अगर आपको वेलोसिटी चाहिए इसकी, तो वेलोसिटी बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हो कि भाई इसका आप डेरिवेटिव निकालें, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी मिल जाएगी। यहाँ पे पता क्या है, इसका आप डेरिवेटिव निकालें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, क्योंकि टाइम t पे वेलोसिटी डिपेंड करती है ना। पार्टिकल 2 सेंटीमीटर है तो 2 ही होगा ना, क्योंकि आप उसी पार्टिकल की बात कर रहे हो। तो वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं वो विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं डिफाइन करते, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफाइन करते हैं। और वैसे भी वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ये ग्रेडियंट नहीं है, टेंजेंट है इस तरह से। तो यूं आप कह सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकालें, आपको जो भी मिले, आप इसका डेरिवेटिव निकालें जो भी मिले, तो यूं आप वेलोसिटी ऑफ एनी पल्स लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये है एक सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेव पल्स। चले, अब इस पल्स से हटके मिसाल की तौर पे एक कंप्लीट अगर वेव हो, फॉर अ कंप्लीट वेव, अगर हम कंप्लीट वेव की बात करें, हम पल्स की बात नहीं करते, कोई भी एक वेव है, और इमेजिन करें कि हम बात कर रहे हैं साइनोसोडियल वेव की, साइन वेव जिसको हम कहते हैं ना वो। अच्छा, अब इसको ज़रा देखें कि इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह से लेंगे। मिसाल की तौर पे एक वेव है जो कि ओरिजिन पे है इस तरह से ना, लाइक दैट, इट इज़ मूविंग, या अभी हम बात कर सकते हैं कि ये फिलहाल ओरिजिन पे मौजूद है इस तरह पे। तो इसको हम किस तरह से शो करेंगे, y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड t। ये बुनियादी रिप्रेजेंटेशन वेव की है ना। आपने क्या करना है, ये फंक्शन कौन सा है, मतलब ये ग्राफ किस चीज़ का है, साइन वेव का है, तो आप लिखेंगे साइन इंटू एक्स या साइन थीटा जो भी है, वट एवर सो, वो आप लिखेंगे जो भी आपका साइन थीटा है। अच्छा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना चाहें तो भले आप यहाँ पे एक्स लिख दो जो भी है, वट एवर सो। अच्छा, टाइम 0 है, इसका टाइम 0 है क्योंकि यू आर डीलिंग विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो भले आप t की जगह 0 रख दें, तो हम इसको सिंपली शो करेंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स, खाली इस तरह से। अच्छा, लेकिन इफ दिस वेव इज मूविंग टू द राइट ऑफ ओरिजिन, ये जो वेव है ना राइट ऑफ ओरिजिन पे जा रही है ना, यहाँ का ये वेव यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें तो देखें ज़रा,
यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन कितना हम लेंगे, हम ये देखेंगे कि राइट ऑफ द प्लेन में कितना है, उस तरह की हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यूं आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस कैन बी वेल एक्सप्रेस्ड बाय मींस ऑफ सर्टेन वेलोसिटी, कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसकी किस तरह से बनेगी वो लिखेंगे। अच्छा, जो दूसरी बात है, यहाँ पे एक पार्टिकल की हम बात नहीं करें, पूरी वेव की बात करें, मतलब वेव ऑसिलेशन। अच्छा, वेव में पीरियडिक मोशन इस तरह से ना, मतलब वेव खुद को रिपीट करती है विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जैसे हम लीनियर ले रहे थे ना वेव पल्स में, उसकी जगह हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका ओमेगा टी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका थीटा था या आपका एक्स था इस तरह से ना, तो इसकी जगह आप लिख सकते थे कि y इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहाँ पे पर टाइम की जगह 0 रखें तो ओमेगा टी इंटू 0 वहाँ पे 0 होता। यहाँ पे पता क्या है, एक पर्टिकुलर आपके पास टाइम भी है और एक पर्टिकुलर इसकी एंगुलर स्पीड भी है, तो यूं इसकी वेलोसिटी कितना होगी, मतलब कितना आगे है, कितना थीटा पे आगे है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले आपने एस इज इक्वल टू वी टी से लिखा था ना, एग्जैक्टली यहाँ पे हम बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर स्पीड। वहाँ पे जैसे पल्स में एक पार्टिकल की आप बात कर रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे हम ऑसिलेशन की बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी, कि थीटा कौन सी एंगल पे आप डिफाइन कर रहे हो, एंगल मतलब ओमेगा टी यूं। अच्छा, इसको हम किस तरह से शो करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू टी होता है ना इस तरह से, तो ये होगी कोई y इज इक्वल टू साइन वट एवर सो जो भी आपका, ठीक है। अच्छा, जो अहम है वो ये कि आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर बनेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, या सॉरी ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब हम इस पे जरा आते हैं, जो आपका SHM ऑसिलेटर था ना थोड़ी देर पहले आपने देखा, उसमें था खाली ओमेगा टी, यहाँ पे खाली ओमेगा टी नहीं है, प्लस के एक्स है। ये के क्या डिफाइन करता है, के एक कांस्टेंट है जो रेशियो होता है, किस चीज का रेशियो होता है, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, जो के है ना, ये के हम डिफाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेशियो ऑफ 2 पाई अपॉन लैम्डा, मतलब जो कंप्लीट साइकिल का डिस्प्लेसमेंट और जो वेवलेंथ है उसका रेशियो है ना, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट के। पर ये है क्या मैथमेटिकली, ये डिफाइन करता है पार्टिकल के पोजीशन को। मसलन यहाँ पे इसके लिए के अलग है, यहाँ पे देखो तो पोजीशन अलग है, यहाँ पे x का मल्टीपल अलग है, यहाँ पे x का मल्टीपल अलग है, तो पता है क्या, पूरी वेव में हर पार्टिकल की पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू x अलग अलग है। तो आप यूं लिख सकते थे या लिख सकते हैं इस तरह से कि हर पार्टिकल आपका मल्टीपल्स ऑफ k से डिफाइन है, पोजीशन ऑफ एवरी पार्टिकल इज डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू के। तो यूं हम लिख सकते हैं इसको y इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस के एक्स। यहाँ पे ओमेगा टी नहीं था क्योंकि यू आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिन, t इज इक्वल 0 पुट करें तो ओमेगा टी होगा ही नहीं ना, खाली x बनेगा। या यहाँ पे भी आप लिख सकते थे साइन इनटू के एक्स ओनली। अच्छा, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू के भी है, मतलब x भी है, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t भी है। तो अगर वेव राइट पे जा रही है, साइन वेव इज मूविंग टू द राइट, इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आप लिखेंगे। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से अगर ये वेव लेफ्ट प्लेन पे जा रही होती, यही साइन वेव अगर इस तरह से जा रही है कंप्लीटली, तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज y x एंड t। हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू आपका साइन है जो भी है। अच्छा, यहाँ पे होगा ओमेगा टी माइनस के, क्योंकि आपका जो x एक्सिस है ना वो नेगेटिव में है ना इस तरह से, जो आपके पार्टिकल की पोजीशन है दे ऑल आर मल्टीपल ऑफ माइनस के एक्स, यहाँ पे जैसा कि -2 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर या जो भी आपके हैं ना, तो के उनके सारे मल्टीपल्स को डिफाइन इस तरह से करता है नेगेटिव प्लेन में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव इस तरह से हम लिखेंगे। अच्छा, जो इन सारे 3 एक्सप्रेशंस में जो अहम है वो ये कि इस वेव का एम्पलीट्यूड भी हम डिफाइन करते हैं कोई ना कोई, इसका अपना कोई ना कोई एम्पलीट्यूड भी होगा, तो फंक्शन में आपका एम्पलीट्यूड भी हम लिखते हैं ना यहाँ पे, तो ए भी आप लगा दें इस तरह से, जो भी इसका एम्पलीट्यूड है, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन फ्रॉम द मीन को भी हम शामिल करते हैं, तो यूं एम्पलीट्यूड भी हम इसमें शो करेंगे। वेरीफाइड है, साइन 0 आपको इस तरह से मिल जाएगा। कौन से पार्टिकल की पोजीशन क्या है, आप x के वैल्यू पुट करते जाओ, आपको जवाब इस तरह से मिलता जाएगा, क्योंकि x शो किसको करता है, पार्टिकल की पोजीशन को। वेव में एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल हैं, हर पार्टिकल की पोजीशन एक नहीं है,
हर एक पार्टिकल की पोजीशन किसी और पार्टिकल के रिस्पेक्टिव है ना, इस तरह से। मिसाल के तौर पे एक पार्टिकल है 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जरा देखो x 2 है। अच्छा, एक और पार्टिकल है जो कि 4 पे है, इसका मतलब कि 4 सेंटीमीटर पे जो पार्टिकल है वो इस x का ट्वाइस है ना, 2 इंटू एक्स हो गया ना। तो यूं हम बात करेंगे कि भाई ये जो सेकेंड पार्टिकल है वो पहले पार्टिकल का ट्वाइस ऑफ पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं इसको 2 इंटू एक्स। तो x के आगे कोई ना कोई ये कांस्टेंट देते हैं, 2 इंटू एक्स या 3x पे है या 4x पे है या 5x पे है। ये जो कांस्टेंट देते हैं ना, ये है आपका के, और इसी कांस्टेंट को हम डिफाइन करते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये वेव जो ओरिजिन पे या इनिशियल इंस्टेंट पे है और ओरिजिन पे इस तरह से है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बड़ी सादी सी बात, जैसे आपने SHM में क्या किया था, डेरिवेटिव किया था ना, आप इसका डेरिवेटिव निकालें, आपको पता चल जाएगा कि वेलोसिटी कहाँ पे कैसे होगी। अच्छा, इफ वेव इज मूविंग टू द राइट, किसी एक जगह पे वेलोसिटी क्या होगी, आप इसका रेट ऑफ चेंज करो। रेट ऑफ चेंज का बड़ा सादा मतलब होता है डेरिवेटिव निकालें। फिर आप इस तरह से लिखें तो डेरिवेटिव निकालें। तो भाई देखें, किसी भी वेव को मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में दो चीजें अहम होती हैं, एक है टाइम t, इसका जो बेसिक डोमेन है, और दूसरा डोमेन है x, क्योंकि हर पार्टिकल की पोजीशन अलग है, x अलग है सबका, और हर मुख्तलिफ टाइम पे उसकी ऑसिलेशन या एम्पलीट्यूड उनका मुख्तलिफ है। तो यूं हम इनके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है एक छोटी सी कहानी, ठीक है। तो दैट्स इट। आज हमने वेव का इंट्रोडक्शन किया, थोड़ा मैथमेटिकल, हमने वेव और सिंपल हार्मोनिक मोशन बेस्ड ऑसिलेटर की कंपैरिजन की। हमने ये देखना चाहा कि क्या SHM क्या नहीं है, या जो वेव क्या वो